हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, आज हमारा 8th क्लास है। तो आज की क्लास में मोस्टली बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको यह सेशन कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसे लगी। आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए नोट्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके ईजिली पूछ सकते हैं। बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, सूची छिद्र कैमरा के लिए कौन सा कथन सही है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जो सूची छिद्र कैमरा के लिए कौन सा कथन सही है, जो एक कैमरा है उसमें सूची छिद्र कैमरा है, वो कौन सा हो जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब अपना पथ परिवर्तित करता है। थर्ड है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फोर्थ है हमारा, प्रकाश छोटे से मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और नॉर्मल चीज़ें पूछा है, क्या हमारे प्रकाश के बारे में। कोई भी कैमरा है, अगर कैमरा में से लाइट अगर जा रही है तो बिल्कुल सीधी लाइट जाएगी। एक टॉर्च, कैमरे की जगह अगर टॉर्च हो, टॉर्च से अगर लाइट निकल रही है तो बिल्कुल सीधी होगी, ना कि वो यहाँ वहाँ फैल जाएगी। तो इसमें सबसे जो हमें पॉजिटिव चीज़ देखनी है, हमें कुछ अगर हमें ना भी आता हो तो हमें पॉजिटिव लाइन देखनी है कि कौन सी चीज़ें ठीक है, जो हम ईजिली हम देख के हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वो क्या होगा, सी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने इसको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों की पहचान करें। द्विलिंगी होता क्या है, नोट्स कर लें साइड में अपने। जिसमें नर व मादा दोनों ही एक ही फूल में हो। नर व मादा से क्या संबंधित है, तो नर क्या होगा हमारा पुंकेसर, मादा क्या होगी हमारी स्त्रीकेसर। जिन्होंने बायोलॉजी थी जिनके पास, तो उनको तो ईजिली पता होगा, लेकिन फिर भी आप नोट्स कर सकते हैं। जिसमें पुंकेसर स्त्रीकेसर जो पाए जाए एक ही फूल में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम द्विलिंगी पुष्प या फूल। इसमें कौन कौन से होंगे, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ट्यूलिप और लिली है। तो ये इनके क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। एक लिंगी पुष्प क्या होता है। एक लिंगी पुष्प वह होता है, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर, मतलब इन दोनों में से कोई एक ही होगा। या तो नर होगा या तो मादा एक ही फूल में होगा, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा। ओके गाइस, तो उसे हम एक लिंगी नाम से ही पता लग रहा है, दोनों में से कोई एक होगा। तो इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो पेपर बनता है वो कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा मक्का, पपीता, सैतूत, तरबूज, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना कि आपको एग्जाम्पल दे के पूछेगा ये एक लिंगी है, द्विलिंगी है या बहुलिंगी है, क्या होगा। तो इसमें से आपको एग्जाम्पल सेट करना है। ओके, तो आपको एग्जाम्पल पता होगा तो ही पता लग पाएगा आपको कि ये कौन सी लिंगी में आता है। ओके गाइस, तो एक लिंगी में या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा। इसमें क्या होगा, मक्का, पपीता, सफ़ेद सहतूत, तरबूज होते हैं। इसमें क्या होता है, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी व द्विलिंगी। ये तो हमें पढ़ लिया ऊपर, द्विलिंगी और एक लिंगी, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। और एक होता है उभयलिंगी क्या होता है, थर्ड, जिन फूलों में नर व मादा दोनों के जो प्रजनन अंग होते हैं वह उभयलिंगी फूल कहते हैं। जिनमें दोनों ही पाए जाते हैं तो प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है, पुमंग और जायंग कहा जाता है। पुमंग होता है नर में और जायंग किस में होता है, वो मादा में होता है। एग्जाम्पल हो गया सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, अनियतापी, जैसे पता लग रहा है नाम से ही, जिसका तापमान निश्चित ना हो। ऐसे प्राणी जो पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, अनियतापी। मतलब पानी के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं और धरती के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं। जब वो पानी में जाते हैं तब, अब जो धरती पे जाते तो टेम्परेचर उनका मेंटेन रहता है। इसमें क्या है, कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जिसका जो सिर है वो धड़ से अगर हम अलग भी कर दें तो उसमें क्या होता है, तो भी वह जिंदा ईजिली रह सकता है। इसलिए कॉकरोच बहुत
ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। HCl से हम इसको डिनोट करते हैं। उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? जो हमारा आमाशय होता है वो HCl उत्पन्न करता है, जो भोज्य के भंजन मतलब डाइजेशन में सहायता करता है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जो भी हमने खाया, जो हम खाते हैं वो बहुत ही एक ग्राइंड में जाके वो पिसा जाता है, लेकिन उसको पचाने का काम क्या करता है? HCl करता है। अगर हमने डाइजेशन, अगर HCl हमारा ना हो रिलीज तो हमारे डाइजेशन ईजिली नहीं हो पाएगा। इसलिए HCl बहुत ज़रूरी है भोजन के डाइजेशन में जो खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकरण। नाइट्रोजन यौगिकरण का अर्थ क्या होता है? जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। जो भी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसका जीवित प्राणियों द्वारा उपयोग में लाया जाना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का यौगिकरण कहलाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर ऊर्जा। ये इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वस्तु की स्थित ऊर्जा कहलाती है। जो किसी भी कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है, मतलब जो भी ऊर्जा है किसी न किसी वस्तु में, कोई ना कोई वस्तु, कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऊर्जा ज़रूर होती है। जो उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक जूल में होता है, P=mgh। ऊंचाई पर जाने पर स्थित ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। अभी पीछे हमने स्थित ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। कोई भी पिंड है तो जो पिंड की जो ऊर्जा है वही उसकी स्थित ऊर्जा कहलाती है। कोई भी पिंड हो गया, वस्तु हो गया। अब इससे स्थित ऊर्जा से क्वेश्चन कितने भी आप मॉडल पेपर देख लेना, कितने भी आप ईयरली उठा लेना, लेकिन उसमें आपकी इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे। मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं वो 100% श्योरिटी के साथ है कि उसमें से क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। किस स्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थित ऊर्जा होती है? तो क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हमें उसको देखना है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है, मतलब संपीड़ित मतलब दबाना, ठीक है। वह ऊंचाई पर रखा जाता है। स्प्रिंग की अधिकतम तक खींचा जाता है तथा उसे ऊंचाई पर रखा जाता है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाता है और ना ही खींचा जाता है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ओके, तो इसमें क्या है? फोर्थ, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ा था? स्थिर ऊर्जा में कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, जो उसकी ऊर्जा है वही स्थिर ऊर्जा कहलाती है। वस्तु में ना तो कुछ किसी तरह की मूवमेंट होगी, अगर वस्तु में मूवमेंट हो जाएगी तो वो उसका त्वरण हो जाएगा। वो वस्तु में ना तो किसी तरह का कोई विस्थापन हो रहा है, ना किसी तरह का कोई त्वरण हो, तो वो क्या उसकी स्थिर ऊर्जा कहलाती है। ओके गाइस, मतलब वस्तु कोई भी चीज़ है, ये पेन है, अगर ये रखी हुई है तो इसकी, अगर रखी हुई सेंस में है तो वो इसकी स्थिर ऊर्जा होगी, जिसकी स्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो। ओके, तो ये फोर्थ क्यों होगा? क्योंकि स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया जाता है और ना ही खींचा जाता है, वह भूमि पर पड़ा हुआ है। सिंपली, ना तो उसको हिलाया गया, डुलाया गया, ना तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, तो वो वस्तु सेम जगह पर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी स्थिर ऊर्जा हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मात्रक के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे पास मात्रक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कीजिए m²/S² वॉट है, वॉट्स प्रति सेकेंड। तो ये मतलब रटने वाली चीज़ है, ये तो आपको इजीली याद नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सबको पता है, किसने दिया था? स्लाइडेन। किसने दिया था? स्लाइडेन ने। ये पौधे पे इन्होंने अध्ययन किया था। केंद्र की खोज किसने की थी? सबको पता है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डीप नॉलेज है कोशिका के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब
छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, इसी टाइप के लेंथी क्वेश्चन आके आपको पॉइंट में दे देगा, पूछेगा केंद्र की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, अब कोशिका की झिल्ली कैसे होती है, तो इस टाइप से बारे में आएगा। कोशिका के बाहर एक बाहरी झिल्ली होती है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति मिलती है, इन्हें नम आंखों से नहीं देखा जा सकता। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं में निर्मित होती हैं। सभी की कोशिकाएं झिल्ली होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये तो कोशिका के बारे में हो गया। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। गाइस, जो मैं आपको ये नोट्स बता रही हूँ, ये नोट्स इतनी ईजिली नहीं बनाए गए हैं, बहुत मेहनत की है मैंने। कितने बुक्स पढ़े हैं, कितने मॉडल्स पेपर देखे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको साइंस के कुछ भी अच्छे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। आपको यूट्यूब पे सिर्फ साइंस के नाम पे चैप्टर्स पढ़ा दिए जाते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्लियर करवा दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि CTET में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी देखा है, लेकिन उस टाइप के जो मैंने यूट्यूब से मैंने देखा, उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। आपको इतने हार्ड लेवल पे पढ़ाया जाएगा, आपके शॉर्ट लेवल पे पढ़ाया जाएगा, बट आपको वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जो CTET से रिलेटेड होती है। ओके, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, आप पॉज करके भी आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। जहाँ आपको जो चीज़ें समझ ना आए, मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं ईजिली कमेंट करके। ओके गाइस, चलते हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अर्ध विकसित होती हैं तथा केंद्र की झिल्ली नहीं होती है इसमें, और इसमें केंद्रक होता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, कौन सी कोशिका है जिसमें किसमें केंद्रक होता है और किसमें केंद्रक नहीं होता। तो ये जो केंद्र की झिल्ली और केंद्रक, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसमें होता है? जिसमें केंद्र की झिल्ली नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक होता है, और जिसमें केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। केंद्रक तो खैर दोनों में ही होगा, लेकिन इसमें दूसरे वाले में झिल्ली होती है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? इसमें केंद्र की झिल्ली होती है और इसमें केंद्रक भी होता है। तो केंद्रक कोई भी कोशिका होगी, कोशिका क्या होती है? हमारे सेल्स के ऐसे रूप में होती हैं, गोल गोल सी ऐसे, तो उसमें केंद्रक होता ही है। बीच में एक छोटा सा ऐसा होल सा होगा जिसमें केंद्रक होगा। ओके, नोट में क्या देखना है आपको? सभी में कोशिकीय झिल्ली होती हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक में दे रखा है कि जो यूकैरियोटिक होते हैं सभी में कोशिकीय झिल्ली होती हैं। सॉरी, केंद्र की झिल्ली अलग होती है और कोशिकीय झिल्ली अलग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि देखो, अब जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें जो केंद्र की झिल्ली नहीं होती है, इसमें केंद्र की झिल्ली, जो केंद्र की झिल्ली होती है वो होती है, लेकिन जो कोशिकीय झिल्ली होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 100%। लेकिन जो कोशिकीय झिल्ली होती है वो दोनों में होगी। आपको इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है कि प्रोकैरियोटिक में भी होगी, यूकैरियोटिक में भी होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्र की झिल्ली और कोशिकीय झिल्ली में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इसमें क्या होता है? जो पौधे, जानवर और जो कवक होते हैं, प्रोटिस्ट कवक होते हैं, सब में पाए जाते हैं। जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये केवल पादपों में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज़्यादा। जो ये भी पूछा जाता है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, जंतुओं में या पौधों में? तो ये सिंपल देखना है, जो कोशिका भित्ति है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती, ये केवल पादप में पाई जाती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। जो भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आगे क्लासेस चला पाना बहुत मुश्किल है। ओके, बाय बाय।